गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजय सर वेलकम करते हैं आपका अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। मित्रों, आज आपकी क्लास जो है अशोक के धम्म की नीतियों से जुड़ी हुई है। यानी आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अशोक की नीतियाँ किस तरह से वर्तमान समाज के लिए या तत्कालीन समाज के लिए उपयोगी थी, या अशोक किस तरह से अपने समय का एक महान शासक बन सका, या आज भी अगर हम उसे एक महान सम्राट की तरह याद करते हैं या एक महान सम्राट के तौर पर अगर उसे हम देखते हैं तो उसका रीज़न क्या है, उसका कारण क्या है, और ये भी देखेंगे कि वह कैसे रिलेवेंस बना हुआ है। यानी आज भी हमारी फॉरेन पॉलिसी में, यानी हमारी राजनीतिक नीतियों के निर्माण में अशोक किस तरह से योगदान दे रहा है। ठीक, तो कोई भी व्यक्ति महान क्यों होता है या अशोक महान क्यों हुआ, तो सीधी सी बात है, वह अपने कामों की वजह से हुआ, अपनी नीतियों की वजह से हुआ। तत्कालीन परिस्थितियों में जिन नीतियों का अनुसरण अशोक ने किया कि शायद वह उस समय की सबसे बेहतर नीतियां थी, जिसकी वजह से कहीं न कहीं अशोक जो है अन्य राजाओं की तुलना में कई कदम आगे निकल गया। मित्रों, तो कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति की जो विशेषताएं हैं, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है, तो भारतीय संस्कृति की जो सबसे बड़ी विशेषता रही वो समन्वयवादिता की विशेषता है, वह जियो और जीर्णोद्योग की विशेषता है, वसुधैव कुटुंबकम की व्यवस्था है, सार्वभौमिकता की व्यवस्था है। ये हमारी सांस्कृतिक पहचान है, ये हमारी सांस्कृतिक विशेषताएं हैं। और अगर हम इन चीज़ों को देखेंगे तो कहीं न कहीं अशोक की नीतियों में ये सारी चीज़ें हमको दिखाई देती हैं। तो अशोक की नीतियों के द्वारा ही हम अशोक को जानते हैं, पहचान। मैं आपकी संख्या से अभी संतुष्ट नहीं हूँ, बहुत कम संख्या है आपकी, बहुत कम संख्या है बच्चों। आप कोशिश करिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जुड़े क्लास से। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दिया, और आप कर सकते हो, मुझे पता है आप कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या को जोड़ने की कोशिश करिए। अंकित सोनी जी, प्रिया जी, आप लोग अपने ग्रुप में बच्चों को शेयर करिए। अभी क्लास साउंड हमारा जा रहा है, वीडियो बफरिंग तो नहीं कर रहा है। बच्चों, आप हमारे प्रश्न का जवाब दीजिए। क्लास आपको मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चलिए चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, आज हम बात करेंगे अशोक की नीतियों की, अशोक की धम्म नीति की। देखिए, अशोक की धम्म नीति की चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहले हम थोड़ी सी चर्चा इस बात पर करेंगे कि अशोक की धम्म नीति थी क्या। ठीक है, ये धम्म था क्या, अशोक के संदर्भों में धम्म क्या है। ठीक, तो धम्म क्या है, इसको बहुत सारे इतिहासकारों ने अपने तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है और उसको एकेडमिक में पूछा भी जाता है। तो पहले हम अशोक के धम्म को समझ लेते हैं, फिर अशोक की नीतियों को हम उसकी महानता से जोड़कर देखेंगे कि वास्तव में वो अकबर से श्रेष्ठ कैसे है, या नेपोलियन बोनापार्ट से कैसे श्रेष्ठ है, या कॉन्स्टेंटाइन से कैसे श्रेष्ठ है, या जूलियस सीजर से कैसे श्रेष्ठ कहा जा सकता है, या ईसाई धर्मगुरु सेंट पाल से वह कैसे श्रेष्ठ कहा जा सकता है। तो हम उसकी तुलना करेंगे, उसके कार्यों की तुलना करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जिस कार्य की वजह से अशोक की तुलना करेंगे उस कार्य को तो देख लिया जाए कि वास्तव में उसका कौन सा ऐसा काम था जिसकी वजह से दुनिया आज उसे एक महान सम्राट के रूप में याद करती है। ठीक, तो वह कार्य उसका कौन सा है, धम्म। वह कार्य उसका कौन सा है, धम्म। तो धम्म की व्याख्या देखिए, कहा जाता है कि अशोक इस धम्म की व्याख्या अपने द्वितीय स्तंभ लेख में करता है। हमने आपको बताया है कि स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है, 7। तो द्वितीय स्तंभ लेख में अशोक जो है स्वयं अपने धम्म की व्याख्या करता है और कहता है, देखिए सबसे पहले वो स्वयं प्रश्न करता है, कियम चू धम्मे। देखिए, वो कहता है कि कियम चू धम्मे, धम्म क्या है, इसको हिंदी में कहेंगे कि धम्म क्या है। वो स्वयं प्रश्न करता है, कियम चू धम्मे, धम्म क्या है, धम्म क्या है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। सामान्य तौर पर ये बच्चों समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आज आप समझ गए तो शायद आप समझाने की कंडीशन में हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, वह प्रश्न करता है कियम चू धम्मे, धम्म क्या है, और स्वयं उसका आंसर इसी में, इसी द्वितीय स्तंभ लेख में वो आंसर भी करता है और कहता है अपाशीनवे, अपाशीनवे बहु
कथाने, बहु कथाने, अपाशीन में बहु कथाने, दया दाने, दया दाने, सचे सोचय, सचे सोचय, माधवे साधवे च, सचे सोचय, माधवे साधवे च, माधवे साधवे च। ये पाली भाषा में है। कहते हैं कि वह स्वयं प्रश्न करता है कि यम चू धम्मे, धम्म क्या है, और उसी द्वितीय स्तंभ लेख में वो आंसर करता है अपाशीनवे बहुकथाने दया दाने सचे सोचये माधवे साधवे च। यानी कहने का मतलब है कि वो कहता है अपाशीनवे मतलब अल्प पाप, अपाशीनवे मतलब अल्प पाप यानी कम से कम पाप। देखिए इसकी हिंदी समझिए, अपाशीनवे मतलब, इसको दूसरे रंग से देखिए आप, देखिए अपाशीनवे मतलब क्या होता है, अल्प पाप, अल्प पाप। बहुकथाने, बहुकथाने बहुत कल्याण यानी अधिक कल्याण, अपाशीनवे बहुकथाने मतलब अधिक कल्याण। दया दाने, देखिए अगला शब्द क्या है, दया दाने यानी दया और दान। इसका अर्थ ऐसे समझिए, दया और दान, दया और दान। अपाशीनवे बहुकथाने, अपाशीनवे माने अल्प पाप, अधिक कल्याण, दया और दान। सचे सोचे माने सत्यवादिता, सचे सोचे माने सत्यवादिता यानी सचे सोचे मतलब सत्यवादिता, सत्यवादिता। माधवे, माधवे माने मधुरता, मधुरता। साधवे माने साधुता, साधुता ही धम्म है। अब देखिए स्वयं अशोक बताता है कि धम्म क्या है। वो कहता है कि अल्प पाप यानी कम से कम पाप करना, अधिक कल्याण करना। कल्याण किसका, मानव का, पशु का, जीवों का, समस्त जीवों का कल्याण। ये दुनिया का पहला शासक है जो न केवल मानवीय सेवा की बात करता है बल्कि अन्य। तो अधिक कल्याण यानी अल्प पाप अधिक कल्याण। दया और दान यानी आप में दया होनी चाहिए और दान की भावना होनी चाहिए। सत्यवादिता, सदा आप क्या बोलें, सत्य बोलें। व्यवहार में क्या होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए। साधुता होनी चाहिए माने सीधापन होना चाहिए। यही क्या है, धम्म है। तो कहा जाता है कि जो बवाल विद्वानों में अशोक के धम्म को लेकर उठा था उसको अशोक ने स्वयं समझाने का प्रयास किया बच्चों। ठीक, मैं थोड़ा सा स्पीड कम रहेगी, गले में हमारे दर्द है, थोड़ा आराम आराम से मैं बात करूंगा आप लोगों से। देखिए अगर मैं आपसे कहूं, कहते हैं कि उसने स्वयं अपने धम्म की व्याख्या किया। कुछ विद्वानों ने यह कहा, कुछ कि धम्म क्या था, बौद्ध धर्म था, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सत्यता सिर्फ ये है कि ये लक्षण जो है बौद्ध धर्म के सिंगालोवाद सूक्त से मिलते हुए, इनका उल्लेख कहाँ है, सिंघार पर लोगों ने यह आरोप लगाया कि यह मूलतः कहाँ से लिया गया है, बौद्ध धर्म से लिया गया है। तो बच्चों ये बौद्ध धर्म से नहीं लिया गया है। जो धम्म है, धम्म बौद्ध धर्म नहीं है। ये देखिए दो बातें मैं करूंगा, धम्म जो है वो बौद्ध धर्म नहीं है, लेकिन बौद्ध धर्म के लक्षण हमें धम्म में जरूर मिलते हैं। ठीक, बौद्ध धर्म की विशेषताएं धम्म में हैं, लेकिन धम्म जो है वो बौद्ध धर्म नहीं है। बात समझ रहे हैं नहीं? जैसे मैं कहूं कि आप मानव हो लेकिन फला व्यक्ति की संतान नहीं हो, नहीं, उल्टा हो जाएगा। जैसे मैं कहूं कि इसका एक अच्छा एग्जांपल आप कैसे ढूंढ सकते हो, जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है, ठीक है, कोई स्कूल है। अब उस स्कूल में 4 कमरे हैं। मान लीजिए सभी कमरों में संस्कृत की क्लास चलती है, एक कमरे में विज्ञान की क्लास चलती है, ठीक है। तो अगर ये कहा जाए कि भाई इस स्कूल में कुल कितने कमरे हैं, तो 4 कमरे हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने कहा कि भाई धम्मताएं हैं वो बौद्ध धर्म से ली गई हैं, धम्म की जो विशेषताएं हैं वो बौद्ध धर्म से ली गई हैं। ठीक,
लेकिन हम दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि ये धम्म बौद्ध धर्म नहीं है, तो इसका ये मतलब हुआ कि अन्य धर्मों की विशेषताएं भी धम्म के अंतर्गत शामिल हैं। तो अगर हम ये कह दें कि धम्म मूल रूप से बौद्ध धर्म है, तो इसका मतलब है कि इस धम्म में अन्य धर्मों की विशेषताएं नहीं दिखाई देनी चाहिए, बात यही हुई। लेकिन हमने यहां कहा कि भाई धम्म की विशेषताएं बौद्ध धर्म कहता है कि नहीं ज्यादा पाप करना चाहिए, कौन धर्म कहता है कि कल्याण नहीं करना चाहिए, कौन धर्म कहता है कि दयादान नहीं करना चाहिए, कौन कहता है कि सत्यवादिता गलत है, कौन कहता है कि मधुरता और साधुता नहीं होना चाहिए। हर धर्म आपको यही सिखाता है कि चाहे वो कुरान हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो जो भी हो, जितने भी आपके धार्मिक ग्रंथ या धार्मिक संप्रदाय हैं, हर धर्म का मूल तत्व यही है, सभी धर्मों की मूल विशेषताएं यही है। यानी हर धर्म आपको यह शिक्षा देता है कि अल्प पाप अधिक कल्याण, दया दान सत्यवादिता मधुरता और साधुता ही व्यक्ति के जीवन के चरम उद्देश्य होते हैं, ये हर धर्म कहता है। और अशोक की बुद्धिजीविता, अशोक की जो चालाकी कहिए, या अशोक का सबसे बड़ा निर्णय कहिए इसको, या अशोक का माने सबसे बेहतर विचार कहिए, कि अशोक ने उस समय जिस धम्म को अपनाया, उस धम्म से उसने कई निशानों को क्या किया, साध लिया। यानी कहते हैं ना कि एक तीर से दो निशाने करना, तो एक तीर से दो निशाने नहीं, कई निशाने अशोक ने क्या किया, लगाया। तो कैसे लगाया, जरा इस बात को समझिएगा। आप जानते हैं कि जिस समय अशोक शासन कर रहा था, उस समय उसके राज्य की सीमा शायद हिंदुस्तान के भारतीय इतिहास में सबसे बड़े राज्य की सीमा थी। और आप जानते हैं कि सीरिया से लेकर कर्नाटक तक, सीरिया से लेकर बंगाल तक और कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक का भौगोलिक क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के अधीन था। न केवल वो अखंड भारत था, बल्कि अखंड हिंदुस्तान था उस समय। और इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर तलवार के बल पर सत्ता का संचालन करना शायद संभव नहीं था। आप जानते हैं कि उस समय इतने बड़े क्षेत्र पर जहां परिवहन का विकास न हो, संचार का आधुनिक विकास न हो, इतने बड़े क्षेत्र पर पाटलिपुत्र सत्ता का संचालन करना बच्चों किसी भी कंडीशन में यथोचित नहीं था। और दूसरी चीज, इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र में जो समुदाय था वह कई जातियों, कई धर्मों, कई संप्रदायों में क्या था, बटा हुआ था। यानी विभाजन की जो रेखाएं थी वो उत्तर वैदिक काल से खिंचते खिंचते बहुत लंबी हो चुकी थी। धीरे धीरे समाज में छुआछूत, अस्पृश्यता का जन्म हो चुका था, महिला और पुरुष का भेद बढ़ चुका था, अमीरी और गरीबी की संकल्पना ने जन्म ले लिया था, वर्ण व्यवस्था आपकी जाति व्यवस्था में बदल चुकी थी। यानी समाज पूरी तरह विखंडित हो चुका था, धर्म संप्रदायों में बट रहे थे। तो ऐसा समाज जो एक विखंडित समाज था, जिसमें अलग अलग विचारधाराओं के लोग थे, ऐसे लोगों को किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता था? क्या अशोक अगर चाहता कि हम शक्ति के बल पर नियंत्रित करें, यानी हमारे राज्य में कोई विद्रोह न हो, कोई विरोध न हो, जबकि उसने अपने पिता बिंदुसार के समय तक्षशिला और उज्जैनी में विद्रोह को देखा था। और आपको पता है कि तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ तो वहां के लोगों ने साफ साफ ये कहा था बिंदुसार से कि हमारा विरोध राजा के विरुद्ध नहीं, बल्कि प्रशासनिक कर्मचारियों के विरुद्ध है। तो इस बात को अशोक बखूबी जानता था कि हम इतने बड़े साम्राज्य में इतनी बहुमुखी जनता को, इतने विभिन्न प्रकार की जातीय और सांप्रदायिक जनता को अपने अधीन किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं कर सकते। तो ऐसी परिस्थितियों में उसने जो निर्णय लिया वो शायद सबसे बेहतर निर्णय था। और वह निर्णय कौन था? धर्म था। तो धर्म जो होता है, धर्म एक ऐसी प्रवृत्ति है जो मानव के जीवन में जन्म के साथ जुड़ी होती है। और व्यक्ति जो है कभी भी धर्म के विरुद्ध जाने का प्रयास नहीं करता। बात समझ रहे नहीं? क्योंकि सामान्यतः भारतीय समाज में ये मान्यता है कि व्यक्ति जो है क्या होता है, पैदाइशी जो है धार्मिक है। तो कहा जाता है कि अशोक ने ऐसी अवस्था में धम्म का जब प्रतिपादन उसने किया, जो धम्म उसने प्रतिपादित किया, वह धम्म जो है वो सभी धर्मों का क्या है? सारतत्व है। सभी धर्मों का सारतत्व कहने का मतलब सिर्फ यहाँ पर यह है कि जिन बातों को उसने धम्म में शामिल किया, उन बातों को कोई भी धर्म जो है उससे इनकार नहीं कर सका। यानी कोई भी धार्मिक संप्रदाय ये नहीं कह सका कि हमारा संबंध जो है धर्म से नहीं है। यानी चाहे वो ईरान, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो अभी इस्लाम हिंदुस्तान में नहीं आया था तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, चाहे कोई भी धर्म हो, जितने भी संप्रदाय थे, वैष्णव, शैव, बौद्ध, जैन, जो भी संप्रदाय हिंदुस्तान में थे, उन सभी संप्रदायों में कोई भी ये नहीं कह सकता था
कि ये विचारधाराएं हमारे धर्म से जुड़ी हुई नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि इस धम्म के द्वारा उसने सभी संप्रदायों के लोगों को एक बिंदु पर लाकर क्या किया, जोड़ दिया। यानी उस समय मौर्य साम्राज्य में जितने भी संप्रदाय या धार्मिक मान्यताएं थी वो धम्म के रूप में एक साथ क्या हुई, जुड़ गई। और अशोक ने जब किसी भी क्षेत्र में धम्म के प्रचार का प्रयास उसने किया तो कोई भी संप्रदाय या धार्मिक व्यक्ति जो है इसका विरोध नहीं कर सका। वो ये नहीं कह सका कि नहीं, धम्म का संबंध हमारे संप्रदाय या हमारे धर्म से नहीं है। और ये अशोक की सबसे बड़ी काबिलियत थी। उस समय उस तत्कालीन परिस्थिति में अशोक का लिया गया यह निर्णय सबसे बेहतरीन निर्णय माना जाता है। और आप देखिए तो इसी धम्म की चर्चा वो अपने स्तंभ लेखों में और अपने शिलालेखों में करता है। तो चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे कि अशोक के कार्य क्या हैं और उसके कार्य जो है उसके स्तंभ लेखों के माध्यम से ही जाने जा सकते हैं। फिर हम तुलना करेंगे अशोक की संतपाल से या अन्य शासकों से कि किस तरह अशोक जो है एक महान शासक के रूप में अपने आप को स्थापित करता है। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम बात कर रहे थे, चूंकि स्तंभ लेखों की चर्चा हो रही थी, स्तंभ लेखों की बात हो रही है पानी में, तो यहां पर जो है देखिए दीर्घ हो रही है, तो दीर्घ स्तंभ लेख, दीर्घ स्तंभ लेख में द्वितीय स्तंभ लेख की चर्चा हुई और द्वितीय स्तंभ लेख में ही अशोक ने धम्म नीति का प्रतिपादन किया है। द्वितीय स्तंभ लेख में अशोक इस धम्म नीति का प्रतिपादन करता है। ठीक, तो चलिए हम जरा स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है, इनकी संख्या कितनी है, 7। इनकी संख्या कितनी है, 7। तो द्वितीय स्तंभ लेख में अशोक के धम्म नीति का प्रतिपादन किया गया है। तो पहले में क्या कहता है, पहले स्तंभ लेख में अशोक ने क्या कहा है। ठीक है, तो पहले स्तंभ लेख में अशोक ने कहा कि मैंने अपने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष यानी 26 वर्ष यानी 26वें वर्ष धम्म लेख लिखवाया। देखिए द्वितीय के बाद हम पहले की चर्चा करते हैं। पहले स्तंभ लेख यानी प्रथम स्तंभ लेख, इसमें वो कहता है कि मैंने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष धम्म लेख लिखवाया, धम्म लेख लिखवाया। तो जिस धम्म के सिद्धांत का उसने प्रतिपादन किया वह धम्म लेख उसने किस वर्ष लिखवाया, 26वें वर्ष उसने इस धम्म लेख को क्या किया, लिखवाया। अच्छा, इसी में वो कहता है कि धम्म के प्रति प्रेम, अनुराग, सम्मान में क्या करनी चाहिए, वृद्धि करनी चाहिए। इसी में वो कहता है कि लोगों में धम्म के प्रति प्रेम में क्या हो, वृद्धि करनी चाहिए, धम्म के प्रति अनुराग में लोगों को वृद्धि करनी चाहिए। यानी यहाँ पर वो लोगों से धम्म को अपनाने की बात करता है और वो अपने अधिकारियों को कहता है कि न केवल भारतीय जनता में यानी न केवल अपने जनता में धम्म के प्रति लोगों में अनुराग प्रेम में वृद्धि की जाए, बल्कि वो यहीं पर कहता है कि सीमांत प्रदेशों, सीमांत प्रदेश मतलब होता है सीमा के अंत में जो प्रदेश हैं, सीमांत प्रदेशों में भी धर्मानुशासन का कार्य किया जाए। धर्मानुशासन मतलब होता है धम्म का प्रचार करना। वो कहता है कि न केवल अपने, अब देखिए कभी भी ऐसा दुनिया का कोई राजा नहीं हुआ होगा जो अपनी नीतियों को किसी दूसरे राज्य पर थोपने का प्रयास किया हो। यहाँ पर अशोक जो है अपनी इस नीति को अपने राज्य की जनता के साथ साथ अपने सीमांत राज्यों की जनता में भी विस्तार करने का प्रयास वो कर रहा है। वो कह रहा है कि अपने सीमांत प्रदेशों में भी धर्मानुशासन को क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। धर्मानुशासन माने धर्म के प्रचार को बढ़ावा दिया जाए। ठीक, अच्छा, दूसरे की हमने
व्याख्या कर ही लिया है। ठीक, अब हम चर्चा करेंगे तृतीय स्तंभ लेख की, यानी थर्ड स्तंभ लेख। ये बात हो गई फर्स्ट की, सेकंड की यहाँ पर हो चुकी है। तृतीय स्तंभ लेख में वो 5 जो है पापों का, 5 पाप का विवरण देता है। वो कहता है कि व्यक्ति को जीवन में 5 तरह के पापों से क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। असिनव, असिनव माने क्या होता है, पाप। इसी को अशोक के अभिलेखों में क्या कहा गया है, असिनव कहा गया है। इसे हम असिनव कहते हैं बच्चों। ठीक, तो वो किन असिनों की बात करता है, वो कौन से 5 पाप बताता है जिसको वह सभी लोगों के लिए क्या कहता है, प्रतिबंधित करता है, यानी वो कहता है इसका अनुपालन लोगों को नहीं करना चाहिए। वो कहता है कि चंडिये, निठुलिये, क्रोधे माने, ईर्ष्या। देखिए वो कहता है चंडिये, चंडिये, निठुलिये, चंडिये, निठुलिये, क्रोधे, क्रोधे माने, ईर्ष्या। ये 5 जो है, इन 5 चीजों को क्या करता, पाप बताता। वो कहता है ये 5 क्या है, पाप है, और ये व्यक्ति के जीवन में नहीं होना चाहिए। ईर्ष्या, ईर्ष्या माने दूसरे से ईर्ष्या करना, ये उसको क्या कहता है, पाप कहता है। माने, माने माने घमंड, वो कहता है कि व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए, ये भी क्या है, पाप है। क्रोधे, क्रोध माने क्रोध, और ये जब भी आता है ये क्या करता है, नुकसान करता है व्यक्ति के जीवन में। निठुलिये, निठुलिये मतलब होता है, जैसे निठुलिये का सेंस यहाँ पर अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है। चंडीय माने जानते हैं, चंडीय माने कठोर होना। चंडीय प्रबंध, जैसे कहते हैं ना कि अशोक को भी चंडाशोक कहा जाता था, यानी जो हिंसा का अनुसरण करते हैं, जो एक दूसरे पर हमेशा प्रहार के लिए उतारू रहते हैं हिंसात्मक गतिविधियों में, उनको चंडीय कहा जाता है। ठीक है, निठुलिये का सेंस अभी नहीं निकल रहा है। तो ये 5 पाप का उल्लेख भी वो करता है वो तृतीय स्तंभ लेख में। यानी कहने का मतलब वो अपने राज्य और सीमांत राज्यों में जिस धर्म को अपनाने की बात करता है, जिस धर्म के प्रति लोगों में प्रेम अनुराग बढ़ाने की बात करता है, वहीं साथ साथ वो ये भी कहता है कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उन दोनों बातों को अशोक अपने समुदाय या जनता के सामने रखने की कोशिश करता है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात कहते हैं, जिस तरह आज भारत सरकार जो है अपनी नीतियों को लागू करने के लिए क्या करती है, प्रचार का सहारा लेती है, अधिकारियों का सहारा लेती है, उसी तरह अशोक ने भी चतुर्थ स्तंभ लेख में वह कहता है कि मैंने अपने जीवन के 26वें वर्ष में रज्जुकों की नियुक्ति, वैसे दीर्घ शिलालेख में आएगा, तृतीय दीर्घ शिलालेख में रज्जुकों की नियुक्ति का उल्लेख होता है। रज्जुक क्या थे, देखिए वो अपने यहाँ पर चतुर्थ स्तंभ लेख यानी चौथे स्तंभ लेख में क्या कहता है, चौथे स्तंभ लेख में वो कहता है कि हमने रज्जुक कौन थे, ये अधिकारी थे। वो कहता है कि हमने रज्जुकों को न्यायिक अधिकार भी प्रदान कर दिए, न्यायिक अधिकार भी प्रदान कर दिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि उसने न्याय को सुनिश्चित करने के लिए, यानी न्याय जो है आम जनता तक पहुंच सके, उसका उसने क्या किया, विकेंद्रीकरण किया। उसका उसने क्या किया, विकेंद्रीकरण किया। यानी न्यायिक विकेंद्रीकरण के माध्यम से वह सभी जनता को न्याय पहुंचाने की क्या करता है, बात करता है। और आप जानते हैं कि वह रज्जुकों को धमनी कहता है। ये रज्जुक उसके राज्य की क्या थे, धमनी थे। वह इनकी तारीफ करता है और रज्जुकों की नियुक्ति आपके तृतीय शिलालेख, तृतीय दीर्घ शिलालेख में उल्लेख करता है और इनकी नियुक्ति का विवरण वो देता है तृतीय दीर्घ शिलालेख में। और आप जानते हैं इन रज्जुकों के बारे में अशोक ने कहा था कि जैसे कोई माँ जो है अपने बच्चे को धाय माने होता है दासी, जब कोई माँ अपने बच्चे को किसी धाय को सौंप कर जिस तरह निश्चिंत हो जाती है, यानी वो रज्जुकों की तुलना किया है। उसने बताया है कि जिस तरह कोई धाय जिस तरह कोई मदर जो है अपने बच्चे को दासी को सौंप कर, यानी धाय माँ को सौंप कर निश्चिंत हो जाती है, वैसे ही हम अपने जनता को, अपने बच्चों को हमने रज्जुकों को सौंप कर हम क्या हो गए, निश्चिंत होंगे। तो इसका मतलब है
कि वह अपने इन प्रशासनिक अधिकारियों पर पूरी तरह से क्या था, विश्वस्त था। लेकिन ऐसा नहीं था कि वह कहीं अधिक विश्वस्त हो, वह हर प्रशासनिक वर्ग पर अपना नियंत्रण भी बनाए रखने का प्रयास करता है। ठीक, ऐसा नहीं था कि रज्जुक पूरी तरह से क्या थे, स्वतंत्र थे, नहीं। वह रज्जुकों से यह उम्मीद करता था, वो कहता था कि रज्जुक जो है वो दंड की समता और व्यवहार की समता का सिद्धांत लागू करे। और सुनिए, भारतीय इतिहास का ये पहला ऐसा शासक है जिसने ऐसा चमत्कारिक काम करने की कोशिश किया। दंड की समता का सिद्धांत और व्यवहार की समता का सिद्धांत लागू करना अभी तक किसी राजा के बस में नहीं था। दंड की समता का सिद्धांत या व्यवहार की समता का सिद्धांत लागू करने वाला भारतीय इतिहास का पहला शासक था अशोक। कहा जाता है कि अभी तक जो भारतीय समाज था बच्चों, अभी तक का भारतीय समाज वह सांप्रदायिक आधार पर या वर्ण व्यवस्था के आधार पर विभाजित था। सभी वर्णों के कर्तव्य और विशेषाधिकार तय थे। ब्राह्मण को बहुत सारे विशेषाधिकार मिले थे, क्षत्रिय वर्ग को विशेषाधिकार थे, वैश्य वर्ग को भी कुछ स्तर पर विशेषाधिकार थे। और ये विशेषाधिकार उसे हर क्षेत्र में दिए गए थे, चाहे वो न्यायिक क्षेत्र हो चाहे अन्य क्षेत्र हो। न्यायिक क्षेत्र में अगर आप देखें तो कहा जाता है कि अगर ब्राह्मण हत्या कर दे तो उसे बिल्ली की मृत्यु के समान दंड दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर ब्राह्मण को सबसे बड़ा दंड देना है तो वह दंड क्या होगा, वह दंड जो है देश निकाला का होगा। आत्महत्या का दंड ब्राह्मण को कभी दिया नहीं जाता था। ठीक, लेकिन अगर वहीं किसी जानवर की हत्या कोई शूद्र कर दे तो उस शूद्र को मृत्युदंड दिए जाने का प्रावधान था। जलते हुए कड़ाहे में खौलते हुए तेल में डाल देने का प्रावधान था। अगर वह शूद्र ओम का उच्चारण कर दे या वेदों को सुन ले तो उसके कान में शीशा पिघला के डालने का प्रावधान था। तो यानी कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि एक ही दंड के लिए एक समान न्याय की व्यवस्था नहीं थी। इसके पहले अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने अपने राज्य में पुरोहितों यानी ब्राह्मणों के विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया और कहा जाता है कि दंड की क्षमता का सिद्धांत लागू किया। उसने कहा कि हमारे राज्य में एक ही दंड के लिए एक समान न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी एक समान व्यवहार और एक समान दंड का सिद्धांत होना चाहिए। ये कहीं न कहीं जनता में एक समानता लाने का प्रयास पहले अशोक के द्वारा किया गया। दूसरी बात, पांचवें में वो क्या कहता है, पांचवा जो स्तंभ लेख है उसमें जीववध निषेध की बात करता है। बच्चों देखिए, पांचवें स्तंभ लेख में अशोक कहता है कि हमारे राज्य में जीव हत्या यानी जीववध क्या होगा, निषेध होगा। हमारे राज्य में कहता है कि जीववध क्या होगा, निषेध है। इसी में वो कहता है कि जिस तरह अभी तक हमारे समाज में गाय की, गुरु की और ब्राह्मण की हत्या का निषेध है, उसी तरह अब हमारे समाज में समस्त जीवों का निषेध होगा। यानी अशोक दुनिया का पहला ऐसा शासक था जो इस सिद्धांत पर कार्य कर रहा था कि एक प्राणी दूसरे प्राणी का भोजन नहीं बनना चाहिए। हम आज भी इस संकल्पना को पूरी तरह अपना नहीं पाए हैं। आज अगर इतनी बड़ी महामारी बच्चों आई है तो इतनी बड़ी महामारी कहीं न कहीं हमारा जो नेचर परिवर्तन था उसका कारण भी है। आज प्रकृति अपना अगर संतुलन बना रही है तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण हमारी भूमिका भी है। हमने कहीं न कहीं प्राकृतिक असंतुलन पैदा करने का प्रयास किया था। हमने उस सीरीज को तोड़ने का प्रयास किया था जो विज्ञान में उपभोक्ता सीरीज आपकी पढ़ाई जाती है। हमने उस चयन को क्या किया, तोड़ने की कोशिश किया। समझ रहे हैं नहीं, यानी सर्प को अगर कोई और खाता है तो हमने खाना शुरू कर दिया था। हमने उस चेन सर्किल को ब्लॉक करने की कोशिश किया। और अशोक पहला ऐसा शासक है जो ये कहता है, आप सोचिए अशोक की विचारधारा को देखिए, वो कहता है कि हमें ऐसा समाज चाहिए जिसमें एक प्राणी, एक जीव दूसरे जीव का भोजन न बने। बात समझ रहे नहीं, यानी वो कहीं न कहीं मांसाहार के विरुद्ध जाता है। और इसका उल्लेख उसके प्रथम दीर्घ शिलालेख में भी आता है जिसमें वो अपने पाकशाला में यानी अपने राज्य की पाकशाला में यानी राज्य की जो रसोइयाँ है उसमें भी वो कहता है कि अब जो है हमारे रसोइये में जीवों की हत्या नहीं होगी। अब केवल 2 मोर और 1 हिरन मारे जाएंगे जो आने वाले समय में क्या हो जाएंगे, प्रतिबंधित हो जाएंगे। यानी जीव हत्या निषेध की बात अशोक करता है। यानी वह पूरी तरह न केवल भारत को बल्कि दुनिया को एक मैसेज दे रहा था। वह दुनिया को एक मैसेज दे रहा था कि अगर इस तरह के समाज या प्रकृति का संतुलन स्थापित किया जाए तो आने वाली सनातन जनरेशन जो होगी वो क्या होगी, सुखमय होगी, सुखमय होगी बच्चों। लेकिन
कहा जाता है कि आने वाले लोगों ने कहीं न कहीं अशोक का पूरी तरह अनुसरण नहीं किया, तो उसका एक सबसे बड़ा कारण था साम्राज्यवाद और भौतिकतावादी संस्कृति। ये दो ऐसे चीज थे जिन्होंने कहीं न कहीं अशोक की नीतियों को क्या किया, दबा दिया। ठीक है, छठवें स्तंभ लेख में कहता है अशोक, छठे स्तंभ लेख में कहता है कि सभी संप्रदायों का समान रूप से विकास होना चाहिए। सभी संप्रदायों का समान रूप से विकास होना चाहिए। अशोक कहता है हमारे राज्य में सभी संप्रदायों का समान विकास होना चाहिए, यानी ये कहीं न कहीं अशोक की इस नीति से सहिष्णुता की नीति का पता चलता है, और ये भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। सहिष्णुता का मतलब होता है कि जो राजा सभी धर्मों और सभी संप्रदायों को विकसित होने का समान अवसर क्या करे, प्रदान करे, ऐसे राजा को सहिष्णु राजा कहा जाता है। तो यहाँ पर अशोक जो है कहता है कि सभी धर्म सभी संप्रदाय अपनी वृद्धि चाहते हैं, तो हमारे राज्य में सभी धर्मों को समान वृद्धि का अवसर प्राप्त होना चाहिए। यानी कहीं न कहीं इस नीति से उसकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति झलकती है, और दीर्घ शिलालेखों में यही नीति उसके 12वें दीर्घ शिलालेख में क्या होगी, दिखाई देगी। आपको यह नीति उसके 12वें दीर्घ शिलालेख में दिखाई देती है। ठीक है, कहा जाता है कि यही काम यूरोप का शासक कॉन्स्टेंटाइन ने किया था। यही काम यूरोप के शासक कॉन्स्टेंटाइन ने किया था। कॉन्स्टेंटाइन ने, कहा जाता है कि कॉन्स्टेंटाइन ने भी अपने यहाँ धर्म का प्रसार जनता पर करने का प्रयास किया था, और उसने भी धर्म के कल्याणकारी स्वरूप को लागू करने की कोशिश किया था। ठीक, और धर्म के विस्तार के द्वारा उसने भी हिंसा को रोकने का कोशिश किया, लेकिन उसका धर्म जो है वो राजनीति से प्रेरित था। लेकिन अशोक का धर्म कहीं भी हमको ऐसा नहीं लगता कि वह राजनीति से प्रेरित है। यानी अभी तक ये सिद्ध नहीं हो पाया कि अशोक ने साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए या अन्य राज्यों को अपने अधीन करने के लिए या किसी भूभाग को जीतने के लिए उसने धम्म की नीति को अपनाया। नहीं, ऐसा कहीं भी हमें दिखाई नहीं देता कि अशोक की जो धम्म नीति है वो राजनीति से प्रेरित है, वो राजनीति से प्रेरित दिखाई नहीं देती। इसीलिए कहा जाता है कि अशोक जो है यूरोपीय शासक कॉन्स्टेंटाइन से भी कई कदम क्या था, आगे था। इसलिए आगे था क्योंकि इनकी जो नीतियां थी वो कहीं न कहीं राजनीति प्रेरित थी, वो स्वार्थ से प्रेरित थी। कॉन्स्टेंटाइन की नीतियां, अशोक की नीतियां जो है वो स्वार्थ प्रेरित नहीं थी। ठीक है, अब देखिए 7वें दीर्घ शिलालेख में वो क्या कहता है, 7वें दीर्घ शिलालेख में, सॉरी 7वें स्तंभ लेख में देखिए 7वें स्तंभ लेख में अशोक की कल्याणकारी नीतियों का उल्लेख है। सातवें स्तंभ लेख में यहां पर अशोक अपनी कल्याणकारी नीतियों का उल्लेख करता है। अशोक की कल्याणकारी नीति का उल्लेख देखिए, इसमें वो कहता है कि हमने प्रति 8 कोष पर क्या बनवाया, कुआं बनवाया। किसके लिए, जनता के लिए। प्रति 8 कोष पर क्या करता है, कुआं बनवाता है। ठीक, बरगद का वृक्ष लगवाया, बरगद का वृक्ष लगवाया। सराय का निर्माण किया। सराय माने होता है वह स्थान जहाँ पर लोग क्या करते हैं, रुकते हैं। ठीक है, आज भी अगर इस तरह की व्यवस्था होती तो शायद इस लॉकडाउन में कहीं न कहीं ये सराय जो है प्रवासियों के लिए बड़े उपयोगी हो जाते। ठीक है, लेकिन इस तरह की व्यवस्था वर्तमान सरकार भी नहीं कर पाई है, लेकिन अशोक ने ऐसा किया था। कहा जाता है कि अशोक की ये कल्याणकारी नीतियां हैं और आपके संविधान में यही जो है नीति निर्देशक तत्व है। आपके संविधान में इसी को हम नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत देखते हैं। और आप जानते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये राज्य पर बाध्यकारी होते हैं। ये राज्य पर क्या है, बाध्यकारी होते हैं। यानी इनका कहने का मेरा मतलब है कि
कि नीति निषेध तत्व जो है वो राज्य के द्वारा लागू किए जाते हैं। इसमें जनता के हित की बात की गई है। ये नीति निषेध तत्व जो है ये राज्य के द्वारा जनता के लिए इम्प्लीमेंट किए जाते हैं और वही चीज़ यहाँ पर है। ठीक, यहाँ पर अशोक ने अपनी नीतियों के द्वारा अपने कल्याणकारी उद्देश्य को जनता के प्रति उसने क्या किया, दिखाया है। और अगर सुनिए बच्चों, कहते हैं अगर इसी के साथ हम द्वितीय दीर्घ शिलालेख को देखें, द्वितीय दीर्घ शिलालेख, तो द्वितीय दीर्घ शिलालेख में अशोक क्या कहता है? अशोक कहता है, और सुनिए द्वितीय दीर्घ शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वितीय दीर्घ, अब मुझे लगता है, मुझे उम्मीद करता हूं कि आप लोग कम से कम इतना तो समझ ही रहे होंगे कि दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख और स्तंभ लेख क्या है। आप लोग ये सब समझ रहे हैं नहीं बच्चों? स्वाति जी आप ये बताएं कि क्या आप मेरी बात सुन रही हैं? क्या ये बात समझ में आती है आपको कि दीर्घ शिलालेख क्या है, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख? प्रिया जी आप बताएं। चलिए, देखिए अब देखिए हम बात कर रहे थे कि द्वितीय दीर्घ शिलालेख में अशोक क्या करता है। जिन नीतियों को यहाँ पर अशोक ने दिखाया है उसी नीति के वह द्वितीय दीर्घ शिलालेख में भी कहता है। और द्वितीय दीर्घ शिलालेख ऐसे हैं जिसमें अशोक के पड़ोसी राज्य, अशोक के पड़ोसी राज्य, और पड़ोसी राज्य में माने दक्षिण के राज्य भी और उत्तर पश्चिम क्षेत्र के राज्य, दोनों का उल्लेख आता है। ठीक है, और इसी द्वितीय दीर्घ शिलालेख में भी अशोक ने कहा है कि हमें न केवल अपने राज्य के मानव और पशु के लिए बल्कि सीमांत और विदेशी राज्यों के पशु और मानव के लिए भी चिकित्सा की व्यवस्था करनी चाहिए। तो द्वितीय दीर्घ शिलालेख में अशोक जो है अपने राज्य के साथ साथ पड़ोसी राज्यों के लिए भी चिकित्सा की व्यवस्था करने की बात करता है। तो इससे ये पता चलता है कि उसकी कल्याणकारी नीतियां कहीं न कहीं क्या थी, वो ज़्यादा उपयोगी थी आज की सापेक्षता में। ठीक है, ये दीर्घ स्तंभ लेखों की हमने बात किया। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे आपके जो है किसकी, दीर्घ शिलालेख की। ठीक, दीर्घ शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। तो मेन शिलालेखों की बात हम करेंगे जिसमें थे, देखिए जो दीर्घ शिलालेख है, दीर्घ शिलालेख, इसमें जो प्रथम दीर्घ शिलालेख है इसमें क्या कहता है अशोक? अशोक इसमें पशु हत्या निषेध करता है। इसमें अशोक क्या कहता है? पशु हत्या निषेध, यानी इसी में अशोक कहता है कि अब हमारे राज्य में, हमारे राज्य के अब हमारी पाकशाला में, पाकशाला माने रसोइयाँ, उसमें केवल 2 हिरन और 1 मृग मारा जाएगा, जो आने वाले समय में क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। यानी जीव हत्या निषेध करता है पहले दीर्घ शिलालेख में। द्वितीय में क्या है? द्वितीय में उसके पड़ोसी राज्यों का उल्लेख है, पड़ोसी राज्य का उल्लेख है। तो पड़ोसी राज्य कौन कौन है? केरल पुत्र, केरल पुत्र, क्षत्रिय पुत्र, ताम्रपर्णी, पांडराज, और उत्तर पश्चिम के राज्य, उत्तर पश्चिम के राज्य, वो इनका उल्लेख करता है द्वितीय में। और इसी में वो कहता है कि मानव एवं पशु, मानव एवं पशु दोनों, मानव एवं पशु दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए। देशक है जो जानवरों की चिकित्सा की बात करता है। ठीक, दूसरा ये भी कहता है कि जड़ी बूटियों का निर्माण भी होना चाहिए, यानी दवा के निर्माण की बात भी कहता है, जड़ी बूटियों के निर्माण का उल्लेख भी करता है द्वितीय दीर्घ शिलालेख में। इसके बाद आपका आता है तृतीय दीर्घ शिलालेख। थर्ड में क्या कहता है वो? थर्ड में रज्जुकों की नियुक्ति की बात करता है।
रज्जुकों ये अधिकारी हैं। यहाँ पर वो रज्जुकों के नियुक्ति की बात करता है। रज्जुकों के नियुक्ति की बात करता है, ठीक है। और रज्जुकों के बारे में क्या कहता है? रज्जुकों के बारे में वो कहता है कि ये जो रज्जुक है, ठीक, रज्जुक ही क्या करेंगे? भेरी घोष को धम्म घोष में बदलेंगे। यानी कहने का मतलब है कि वो रज्जुकों के बारे में कहता है कि हमने अपनी जनता को किसे सौंप दिया? रज्जुकों को सौंप दिया। जिस तरह एक धाय जो है अपने एक माँ जो है अपने पुत्र को धाय को सौंप कर निश्चिंत हो जाती है, वैसे ही हमने अपनी जनता को किसे सौंप दिया? रज्जुकों को सौंप दिया। ये रज्जुक जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर क्या करेंगे? अनुशासन करेंगे। प्रत्येक 5 वर्ष पर अनुशासन का मतलब है कि गांवों का क्या करेंगे? दौरा करेंगे। और दौरा करेंगे तो ये क्या करेंगे? गांव का जब दौरा करेंगे तो ये लोग क्या करेंगे? ये मितव्ययिता को लोग बढ़ावा देंगे। लोगों को ये समझाएंगे कि माता पिता का सम्मान करिए, कम से कम धन खर्च करिए, ब्राह्मण का सम्मान करिए। ये ऐसी विचारधाराएं हैं जो नैतिकता से जुड़ी हैं, जिसको कोई धर्म जो है इनकार नहीं कर सकता। और अगर हर मानव नैतिक हो जाएगा तो समाज में अराजकता की समस्या ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? समाज हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और शासन का संचालन करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अगर आज का समाज इस तरह से हो जाए, यानी नैतिकता जितनी मजबूत होती है जिस समाज में, जैसे फाहियान जब गुप्त काल में आया तो उसने कहा कि यहाँ के घरों में ताले नहीं लगते। तो इसका क्या मतलब था? इसका ये मतलब थोड़ी न था कि नहीं प्रशासन बहुत चुस्त था, चोरियां नहीं होती थी। इसका सीधा सा मतलब था कि नैतिकता इतनी बेहतर स्थिति में थी कि लोग एक दूसरे के घरों में चोरी नहीं करते थे। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसका विस्तार अगर किया जाए तो समाज में बहुत सारी चीज़ों के लिए कहीं न कहीं आसानी पैदा हो जाती है। चाहे वो प्रशासन हो, चाहे सरकार हो, हर चीज़ के लिए क्या हो जाता है। 5वें में वो क्या करता है? 5वें में महामात्र की नियुक्ति की बात करता है। महामात्र की नियुक्ति की बात करता है। और महामात्र को वह कैदियों को मुक्त करने का अधिकार भी दे देता है। कैदियों को मुक्त करने का अधिकार भी देता है। कैदियों को मुक्त करने का अधिकार भी देता है। इसी तरह 6ठे में वो क्या करता है? ठीक है, आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अभी तक तो सभी लोग आपस में बातें ही कर रहे थे, तो चलो कर लो बातें, हम भी थोड़ा सा जल्दी करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। क्यों गला अपना दर्द कराएं आप लोगों के लिए? अब इतनी जब आपको ज़रूरत नहीं है चीज़ों को, अभी आप लोग अगर इसी चीज़ के लिए कहीं मेहनत किए होते या धन खर्च हुआ होता तो शायद आप बहुत अभी संख्या क्यों बढ़ा रहे हो अपनी? ठीक है, चलिए देखिए, अब हम बात कर रहे थे 5वें की बाद हम सीधा बात करेंगे किससे? आपके 12वें दीर्घ शिलालेख की। 12वें दीर्घ शिलालेख, इसमें क्या अशोक ने अंकित करवाया? 12वें दीर्घ शिलालेख में अशोक की धार्मिक सहिष्णुता का पता चलता है। धार्मिक सहिष्णुता का पता चलता है। धार्मिक सहिष्णुता का पता चलता है। ठीक, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 13वां यानी कलिंग पृथक शिलालेख। कलिंग पृथक शिलालेख, देखिए ये अभिलेख आप जानते हैं कि ये आपको 2 स्थानों पर दिखाई देता है, एक धौली और दूसरा जौगढ़। धौली और जौगढ़। जौगढ़ उड़ीसा के किस प्रांत में है बच्चों? गंजाम। उड़ीसा के किस प्रांत में? गंजाम। धौली किस प्रांत में है? पुरी में। धौली किस प्रांत में? पुरी में। इसमें क्या कहता है वो? सबसे पहली बात जो अशोक ने कहा है कलिंग पृथक शिलालेख में, चूंकि आप जानते हैं
कि वहाँ पर उसने कलिंग विजय किया था, बहुत सारे लोगों की हत्या हुई थी, लगभग 1 लाख लोग मरे थे, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे। तो यहाँ पर कहीं न कहीं वो जनता को शांत करने के लिए या उसके दुखों को कम करने के लिए उसने थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट करने की कोशिश किया। उसने कहा कि समस्त जनता मेरे पुत्र के समान है, समस्त जनता मेरे पुत्र के समान है। अब सोचिए कि आप जिस राज्य को आपने जीता, ठीक, अब इस स्टेटमेंट को देखिए, समस्त जनता मेरे पुत्र के समान है। अगर आप सीधे से, अगर इसमें कहीं भी राजनैतिक पुट न होता तो आप क्यों नहीं कलिंग को मुक्त कर दिए? अगर भाई आपको जनता के दुखों से इतनी हमदर्दी थी तो आप कलिंग को मुक्त भी तो कर सकते थे, लेकिन अशोक ने ऐसा कहीं नहीं किया है। अशोक ऐसा नहीं करता है। अशोक स्वयं ये कहता है कि जब भी इस तरह के युद्ध होते हैं तो ऐसे युद्धों में कुछ लोगों की हत्या या कुछ लोगों की हिंसा होना क्या है, लाजमी, स्वयं वो कहता है। लेकिन बचे हुए लोगों के लिए वह मलहम लगाने की बात करता है। वो कहता है कि समस्त जनता मेरे पुत्र के क्या है, समान है। और आगे वो कहता है, आगे कहता है कि इसी में वो आगे कहता है कि आठवीं जातियां, देखिए आठवीं जातियों को इसी में वो धमकी भी देता है। आठवीं जातियां जो बार बार उसके राज्य में विद्रोह कर रही थी, आठवीं जातियों को वो धमकी भी देता है। इसका मतलब है कि अशोक ने धम्म को भले अपनाया लेकिन उसने सेना का विघटन नहीं किया। यानी कहने का मतलब है कि वह पूरी तरह हिंसा का परित्याग नहीं किया था, यानी वह महात्मा बुद्ध या गांधी की संकल्पना को स्वीकार करने वाला शासक नहीं था। अभी भी कहीं न कहीं उसका धम्म जो है वो कहीं न कहीं कुछ स्तर तक वो जो है राजनीति प्रेरित हमको दिखाई देता है, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इसी में आठवीं जातियों को धमकी देता है, जिससे पता चलता है कि उसने कहीं न कहीं अपनी सेना का विघटन नहीं किया है। ठीक है, तो ये इस बात का उल्लेख हमें यहाँ पर दिखाई देता है। 13वें शिलालेख में दक्षिण के राज्यों का फिर से उल्लेख होता है और यहाँ पर दक्षिण के राज्य यानी केरल पुत्र, सतीपुत्र, पांड्य राज्य, उन राज्य का उल्लेख दोबारा यहाँ दिखाई देता है। और इसी में कलिंग युद्ध का उल्लेख होता है। ठीक है, चलिए ये तो हमने मोटी मोटी चर्चा कर दिया। देखिए यहां पर हमने मुख्य रूप से चर्चा किया। अब देखिए आप किसी भी किताब में जाओगे बच्चों, वहां पर आपको जो है दीर्घ शिलालेख में कही हुई बातें या स्तंभ लेख में कही हुई बातें आपको बखूबी मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ जो चर्चा हमें करना है वो ये करना है कि अशोक वर्तमान में कैसे रिलेवेंस है, या अशोक महान था या अकबर महान था, इस बात को लेकर पूछा जाता है। या अशोक में नेपोलियन के गुण कहाँ दिखाई देते हैं, या सेंट पॉल के गुण कहाँ दिखाई देते हैं, या कॉन्स्टेंटाइन के गुण कहाँ से दिखाई देते हैं। ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न हमें दिखाई देता है। देखिए कहा जाता है कि अशोक ने जिस तरह से धम्म का अनुसरण भारत में किया या धम्म को उसने लागू किया और धम्म के माध्यम से सांप्रदायिक विभाजन, भाषागत विभाजन या राजनीतिक विभाजन जो था उसको लाकर एक बिंदु पर क्या किया, स्थिर कर दिया, जिसका विरोध कोई भी नहीं कर पाया। और उसने धम्म के माध्यम से अपने राज्य को पूरी तरह क्या किया, एकबद्ध किया, जोड़ दिया। ठीक, और जिससे पूरे राज्य में शांति बनी रही, कहीं विद्रोह दिखाई नहीं दिया। लेकिन कहा जाता है इसकी तुलना यूरोपीय शासक कॉन्स्टेंटाइन से किया जाता है। कॉन्स्टेंटाइन से अशोक कहीं ज्यादा महान था। वो इसलिए क्योंकि अशोक का जो धम्म था वो राजनीति प्रेरित नहीं था, यानी धम्म के माध्यम से अशोक ने किसी राज्य या किसी पड़ोसी देश को अधिग्रहित करने का प्रयास नहीं किया, यानी साम्राज्यवाद की संकल्पना को बढ़ाने की कोशिश नहीं किया। लेकिन कॉन्स्टेंटाइन की जो नीतियां थी वो कहीं न कहीं उसकी राजनीति प्रेरित नीतियां थी। इसी वजह से उसकी नीतियां बड़े लंबे समय तक चल नहीं पाई। ठीक, तो हम कॉन्स्टेंटाइन से अशोक को क्या करते हैं, महान ज़्यादा देख सकते हैं या ज़्यादा योग्य देख सकते हैं। रही बात अकबर की, अकबर भी एक धार्मिक सहिष्णु शासक था। अकबर ने भी अपने राज्य को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने की कोशिश किया। लेकिन कहा जाता है कि अशोक ने मनुष्य के जिस नेचर को समझने की कोशिश किया, अशोक ने मानव के जिस प्रवृत्ति को समझने का प्रयास किया, शायद अकबर उतने गंभीरता से मानव की प्रवृत्तियों को समझ नहीं पाया, जिसकी वजह से अकबर के राज्य में उतना ज़्यादा
उतना ज़्यादा जनता में एकता की भावना दिखाई नहीं देती जितना अशोक के समय दिखती है। बात समझ रहे हैं? और इसीलिए आने वाले समय में अशोक की नीतियों के अनुपालन को लोगों ने ज़्यादा कहीं न कहीं महत्व दिया सापेक्षता में। किसके? अकबर के। अकबर की नीतियों में इस तरह के प्रावधान आपको नहीं दिखेंगे कि मानव कल्याण के साथ साथ पशुओं का कल्याण करे, अपने राज्य के साथ साथ पड़ोसियों का कल्याण करे। नहीं, अकबर की जो नीतियां थी वो सिर्फ जो है अकबर के मुगल साम्राज्य के अंतर्गत थी, मुगल साम्राज्य के बाहर इवन दक्षिण भारत में भी नहीं थी। लेकिन अशोक की जो नीतियां हैं अगर उसमें आप देखें तो ये समस्त मानव जात के लिए काम करता है। यह सिर्फ अपने राज्य के मानव समाज की बात नहीं करता है, ये सिर्फ अपने राज्य के पशुओं पक्षियों की बात नहीं करता, ये समस्त मानव जात की बात करता है। इसका मतलब है कि अशोक की धम्म नीति में कहीं न कहीं विश्व वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना झलकती है, जियो और जीने दो की संकल्पना झलकती है, जो भारतीय संस्कृति के मुख्य लक्षण माने जाते हैं। तो इसलिए अशोक को ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया। जैसे कहा जाता है कि अशोक ज़्यादा महान है कि यूरोप के संत सेंट पॉल ज़्यादा महान थे। सेंट पॉल ने भी ईसाई धर्म को कल्याणकारी बनाने का प्रयास किया था, लेकिन सेंट पॉल ने ईसाई धर्म को कल्याणकारी बनाया, लेकिन वह ईसाई धर्म जो है केवल ईसाई समाज के लिए था। अशोक का जो धर्म है वह जितने भी धार्मिक संप्रदाय थे वह समस्त धार्मिक संप्रदायों या समस्त मानव समाज के लिए था। तो अशोक का जो दायरा है वह कहीं न कहीं सेंट पॉल से क्या है? अधिक है। अशोक के धर्म का जो विस्तार है वो सेंट पॉल के ईसाई धर्म से कहीं ज़्यादा क्या है? विस्तारित है। अगर नेपोलियन बोनापार्ट से हम तुलना करें अशोक की, तो नेपोलियन बोनापार्ट का जो अस्तित्व है वो उसके नेतृत्व को लेकर है, और लेकिन उसका नेपोलियन बोनापार्ट का जो नेतृत्व है वही उसके राजनीति की विफलता का कारण भी बनता है। भले उसका नेतृत्व उसकी योग्यता का परिणाम था या उसकी योग्यता का प्रतिबिंब था, लेकिन वही नेतृत्व जो है उसकी विफलता का कारण भी बनता है। लेकिन अशोक के जीवित रहते उसका नेतृत्व उसकी विफलता का कारण नहीं बना। अशोक ने जो नेतृत्व अपनाया, अशोक कहते नेपोलियन बोनापार्ट ने हिंसा के माध्यम से, शक्ति के माध्यम से राज्य को मजबूत किया, लेकिन अशोक ने एक ऐसे पद्धति के द्वारा, एक ऐसे धम्म नीति के द्वारा उसने अपने राज्य को मजबूत करने का प्रयास किया जिसमें किसी जीव को न तो निराशा प्राप्त हुई, न तो किसी जीव की हत्या हुई, न तो अशोक के धम्म से कोई जीव या कोई मनुष्य, कोई मानव समाज दुखी हुआ। तो जब हम बिना किसी को दुख पहुंचाए एक बेहतर समाज का निर्माण करते हैं तो वो कहीं ज़्यादा उपयोगी हो जाता है तब जब हम शक्ति के द्वारा किसी मजबूत समाज या देश का निर्माण करें। तो बिना हिंसा के जब आप कोई योगदान देते हैं तो वह योगदान जो है ऐसे सहस्रों योगदान पर क्या होता है? भारी हो जाता है। तो इस नज़र से अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि अशोक जो था वह तत्कालीन समाज के या भारतीय इतिहास के या विश्व इतिहास के कई शासकों से आगे हमको दिखाई देता है। और अगर हम वर्तमान की बात करें कि अशोक की नीतियां हमें वर्तमान में कहाँ पर उपयोगी दिखाई देता है कि अशोक की नीतियां या अशोक का जो योगदान है वो न केवल धर्म को लेकर है बल्कि बौद्ध धर्म को भी लेकर है। अशोक, आप जानते हैं, बौद्ध धर्म बाद में आगे चलकर, और अशोक ने अपने समय धर्म प्रचारकों को बाहर भेजा। उसने श्रीलंका में अपने पुत्र पुत्री संघमित्रा और महेंद्र को भेजा, अपने दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तर में तिब्बत क्षेत्र, इधर पश्चिम क्षेत्रों में उसने धर्म प्रचारक भेजे, और कहीं न कहीं जो बौद्ध धर्म हिंदुस्तान में पैदा हुआ था उसको धर्म प्रचार के माध्यम से उसने दुनिया के अन्य कोनों में क्या किया? विस्तारित किया। यानी कहने का मतलब है कि अशोक पहला भारतीय शासक था जिसने सांस्कृतिक उपनिवेश को जन्म दिया। भाई, धर्म हमारी संस्कृति का अंग है। हमने धर्म के माध्यम से जो आपके सार्क कंट्री हैं, जो आपकी कहीं न कहीं जो आपके पड़ोसी देश हैं, उन धार्मिक मान्यताओं का क्या किया? विस्तार किया। अच्छा देखिए, जब अशोक ने धर्म का विस्तार किया तो कहीं न कहीं सामरिक स्तर पर भी अशोक क्या हुआ? मजबूत। हमारी और आपकी विचारधाराएं एक होंगी तो हमें और आपको एक दूसरे से खतरा भी नहीं होगा। तो एक तरफ अशोक धार्मिक नीतियों के माध्यम से धर्म के माने बौद्ध धर्म के माध्यम से सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत कर रहा है, लेकिन उन संबंधों से हमें कहीं न कहीं सामरिक स्तर पर सुरक्षा भी मिल रही। हम पड़ोसी देशों से सुरक्षित भी हो रहे। यानी अगर पड़ोसी देश जो है हमारे धर्म हमारी संस्कृति के अनुरूप होंगे तो कहीं न कहीं जो विदेशी आक्रमण होगा उससे हम कहीं न कहीं क्या ज्यादा है? कहीं न कहीं सुरक्षित हैं। यानी किसी अन्य धर्म, अन्य संस्कृति का व्यक्ति अगर चाहे कि हम भारत पर हमला करें तो ये पड़ोसी देश जो है हो सकता है
कि हम आपके लिए क्या हूँ, एक सहयोगी की भूमिका में आ जाएं। और आज भी अशोक को अगर आप देखें तो आज भी हमारा प्रधानमंत्री, हमारे माननीय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जब भी हमारी वैदेशिक नीतियों को लेकर इन देशों में जाते हैं तो वहाँ पर एक सबसे बड़ा जो आधार इनको प्राप्त होता है कि हमारी जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति है वो क्या है, एक है। तो इससे एक मजबूत सिंबल मिलता है, एक मजबूत वैदेशिक नीति को अपनाने का एक आधार मिल जाता है। तो कहीं न कहीं आज की वैदेशिक नीतियों में अशोक क्या है, जिंदा है। और ये वैदेशिक नीतियां ही आपकी राजनीति को भी क्या करती है, मजबूत बनाती हैं। तो जितनी मजबूत आपकी वैदेशिक नीति होती है उतना ही मजबूत आपका राजनीतिक संबंध होता है। वर्तमान में अगर देखा जाए प्रधानमंत्री मोदी के माध्यम से तो आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो कहीं न कहीं मजबूत हुई है। आज अमेरिका अगर आपके साथ खड़ा है एक प्रबल राजनीतिक समर्थक के रूप में, तो उसमें आपकी वैदेशिक नीति का ही एक अहम रोल है। तो वैदेशिक नीति ये डिसाइड करती है कि किसी राष्ट्र या किसी देश से आपका राजनीतिक संबंध कितना बेहतर होता है। तो इसलिए अशोक आज भी जिंदा है, ठीक, क्योंकि आज भी हमारे पड़ोसी देश आसियान कंट्री या सार्क कंट्री जो हैं वहाँ हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक एकता क्या है, एक समान है, जिसका लाभ और उपयोग हमें लेना चाहिए। बच्चों अभी इसमें हम और भी बहुत सारी चीज़ें बताना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि आप लोग आपस में बातें करते हैं और बातें करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बातें करते रहो आप लोग। फिर से हम आप लोगों से, जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि प्लस पे हमारे कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। और फिर से हम आपको दोबारा एक बार इन्फॉर्मेशन दे दें कि अभी हमारा अनअकैडमी प्लस पे आर्ट एंड कल्चर का कोर्स स्टार्ट है। और आर्ट एंड कल्चर का बच्चों यहाँ पर कोर्स स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, जिसमें हमारा रेफरल कोड है SKY लाइव। अगर आप इसके थ्रू वहाँ पर जाएंगे, एडमिशन लेंगे तो आपको 10% क्या होता है, रिबेट मिलता है, ठीक, यानी छूट मिलती है। तो जो भी आप लोग जुड़ना चाहें वहाँ जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको जो सुविधाएं होंगी यहाँ से एकदम डिफरेंट होंगी। यहाँ पर सिर्फ हम आपको पढ़ाते हैं, आपको समझ में आया कि नहीं आया उससे कोई मतलब नहीं होता है। वहाँ पे आपको आंसर राइटिंग, वहाँ पे आपको मटेरियल, वहाँ पे आपका डाउट क्लियर, वहाँ पे आपके लिए स्पेशल क्लासें, आपके आंसर राइटिंग को चेक करना, ये मेंस का जो प्रारूप है वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपके लिए की जाती हैं, ठीक। वहाँ पर अगर आप हमारे अगर रेफरल कोड के थ्रू जाएंगे तो वहाँ पर आपको 10% एडमिशन में क्या होगा, छूट मिलेगा। हाँ ये सच है कि जो अभी कोर्स ये स्टार्ट हुआ है ये पेड क्लास है बच्चों। अभी आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन स्टार्ट है, जून फर्स्ट वीक तक आपका जो है अन्य कोर्स भी हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। तो वहाँ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जाके जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।